महिलाओं में ना, लड़कियों में ताकत नहीं होती। गर्ल्स की पावर को आप कैसे देखते हैं? जिसे बर्बाद करना हो उसे महान बनाना। हमारी जो नारी है, जो हमारी बच्चे हैं, वो एक ट्रैपिंग का शिकार। पर इन ट्रैप से बचने का तरीका क्या? आप गौर करके देखिएगा, जितनी तमाम स्किल सीखने के लिए हमें कॉलेज में जाना पड़ता है, वो महिलाओं में बाय डिफॉल्ट है। रिश्तेदार किसी के नहीं होते, दोस्त किसी के नहीं होते। हाँ। रिश्तेदार मतलब ही होते हैं, दोस्त तो मतलब के होते हैं। हर महिला के दिमाग में ये बैठा दिया गया कि अगर आप अपना काम नहीं कर रही हैं, आप जॉब नहीं कर रही हैं, तो फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आज जो हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं वो कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, साथ ही में बहुत बड़े थिंकर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम किया है और पता है उनकी एक खासियत है जो मैंने एक्सप्लोर की है। उनकी खासियत ये है कि वो अपनी बातों से, अपने शब्दों से चीज़ों को इतने अच्छे वे में एक्सप्लेन करते हैं, इतना सिंप्लीफाई करते हैं। तो आज रियल फैक्ट्स के ऊपर बात होने वाली है। तो आइए मिलवाती हूँ आपको आज के हमारे गेस्ट के साथ, जो कि हैं अमर चौधरी जी। अमर जी, वेरी वार्म वेलकम इन आवर पॉडकास्ट। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और इतना शानदार इंट्रोडक्शन देने के लिए उसका लिए विशेष आभार। मैं खुद भी अपना इंट्रोडक्शन देता तो शायद इतना बढ़िया नहीं देता। बहुत बहुत नहीं नहीं, मैंने आपको देखा और मैंने समझा कि इतने आसान शब्दों में भी बात को कहा जा सकता है, मतलब जो दिल से कनेक्ट हो जाए, ऐसी चीज मुझे आपके अंदर दिखाई दी। उसके दो कारण है मैम। जब आपने बातचीत की है, तो बीइंग अ ट्रेनर, मैंने अपना करियर एज अ ट्रेनर या एज स्पीकर शुरू किया, तो मुझे खुद को दो तीन चीजें समझ में आई। पहली सवाल होता है, दुनिया की जितनी भी लर्निंग है, जितनी भी एजुकेशन, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो सब ना दूध की तरह है, और दुनिया का कोई भी बच्चा दूध पीना नहीं चाहिए। तो फिर बताइए पूजा मैम, मम्मी क्या मिला देती है दूध में ताकि बच्चा दूध पी ले? हाँ, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा। बॉर्नविटा। हाँ। तो मैं हर टीचर से, हर ट्रेनर से, हर स्पीकर से बोलता हूँ कि जो हम बोल रहे हैं ना, वो दूध है। मैं मानता हूँ बहुत वैल्यूएबल है, मैं मानता हूँ बहुत काम है, मानता हूँ बहुत अच्छा है, और बच्चा तब तक नहीं पिएगा जब तक आप उसको इंटरेस्टिंग ना बनाते, बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स ना मिलाते। बिल्कुल सही तो कहा। एज ए पॉडकास्ट जब हम लोग करते हैं, एज ए स्पीकर या एज ए ट्रेनर, तो हमारा फर्ज ये नहीं होता कि हम ये कहते कि हमने तो अच्छी बात बोली थी जी। मेरा तो कहना ये है पूजा था, वो अच्छी बात तो किताब में लिखी हो। बिल्कुल। अगर अच्छी बात ही बता दी है तो क्यों ना हम किताब ही दे दे सामने वाले को। लेकिन मैं जब टीचर ट्रेनिंग लेता हूँ, आई मीन टीचर ट्रेनिंग ऑल्सो, मैं ट्रेनर्स को भी ट्रेन करता हूँ, तो मैं से एक सवाल पूछता हूँ कि आप, हम जो कुछ भी सिखा रहे हैं, मैं आप दुनिया में तमाम टीचर जो कुछ भी सिखा रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो 200, 300, 500, हद से हद 1000 रुपए की किताब में लिखा हुआ। बिल्कुल। और टीचर की सैलरी, ट्रेनर की फी 1 लाख रुपए। तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि अगर हम वही बता रहे हैं जो 1000 रुपए की किताब में लिख रहा है, तो वो 99,000 रुपए किस चीज के ले रहे हैं? वो 99,000 उस किताब को आसान और इंटरेस्टिंग बनाने की। इसलिए मैं चीजों को आसान बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि लोगों को बातें आसानी से समझ में आ जाए। बिल्कुल, वो तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक समझ नहीं आएगा तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, और इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो उनकी लाइफ में वो बदलाव जो हम लाना चाहते हैं, वो कैसे आ पाएगा। मैं इस पॉडकास्ट को शुरुआत इसी तरह से करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि आप बताइए कि गर्ल्स की पावर को आप कैसे देखते हैं? मैं बीइंग अ ट्रेनर में, RWA रोजगार विद अंकित एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक्ट है। तकरीबन 2 करोड़ बच्चा उनके साथ तैयारी करता है, और मुझे सौभाग्य लगता है अंकित पाटिल सर के साथ काम कर। अच्छा। तो अभी पिछले 1.5-2 साल हम लोग गवर्नमेंट स्कूल, तमाम तरह की जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, उनमें सेशंस की, विकास नागरू सर, मैं, हम साथ में। तो वो कई बार हमें बच्चियों से मिलने का मौका मिलता था, खासतौर से ऐसे स्कूल्स भी हैं जो लड़कियों के लिए, गर्ल्स स्कूल। तो मैं उन लड़कियों से, उन बच्चियों से एक सवाल पूछता था कि कभी ऐसा हुआ है कि किसी दिन खुश होकर आपने कोई बहुत बढ़िया काम कर दिया हो, और मम्मी ने आपसे बोला हो तू तो मेरा बेटा है? बच्चियां बोलती थी यस सर, यस सर, कई कई बार ऐसा हुआ है। तो मैं पूछता हूँ, जब ऐसा मम्मी ने बोला तो तुम्हें कैसा लगता, कैसा लगता? बोले सर मेरा अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। हाँ। तो मैं उन बच्चों से कहता हूँ बेटा आज के बाद बुरा मान। तो फिर भी सर मतलब? हम्म। तो मैं उन बच्चियों से कहता हूँ बेटा, जब हम एक सेंटेंस बोलते हैं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो इस स्टेटमेंट में हमने कालिदास जी की इज्जत की है या बेइज्जती? हमने उन्हें बड़ा बनाया हम्म। या छोटा बनाया?
ये स्टेटमेंट कहता है कालिदास जी तुम भारत के शेक्सपियर हो, तुम्हारी औकात इतनी है, तुम बड़े तो शेक्सपियर है। जब मम्मी ये कहती है ना तू तो मेरा बेटा है, तो मम्मी ये कहना चाह रही है कि वैल्यू तो मैं बेटे की करती हूँ, मेरी नजर में बड़ा तो बेटा ही है। फिर तेरी तो आज किसी बात पे खुश होगी ना सुनना पड़ रही है। मैंने अपनी मोबाइल से बोला हुआ है कि मेरी बेटी से, मेरी बेटी बड़ी है निकी भाव 12th क्लास में है। मैंने बोला है मेरी बेटी से कभी भी बोल देना तू मेरा बेटा है। और अपनी बेटी से मैंने ये बोला हुआ है कि कभी आपकी मम्मी ये कह दे कि तू तो मेरा बेटा है, तो पलट के बोलना ना, मैं आपकी बेटी ही हूँ और उससे तो 10 गुना बढ़िया हूँ जिसके ऊपर इतनी उछल। अब पॉइंट समझिए, मैं तो ये कहता हूँ मैम अपनी बच्चियों से जितनी भी फेथ है, मैं जितनी भी मैंने उनसे एक बात कहता हूँ कि दुनिया की जितनी भी आप अपनी, मैं कहता हूँ कलयुग की हनुमान है हमारी महिला, हमारी जो नारी शक्ति है वो कलयुग की हनुमान है। उन्हें खुद को नहीं मालूम अपनी ताकत। मेरा मानना ये है मैम कि दुनिया की जितनी भी वैल्यूएबल जितनी भी काम की चीजें हैं उनमें से 90% स्त्रीलिंग है। इनके अच्छा दाम कभी नोटिस करना आप। अच्छा हम स्कूल जाते हैं, क्या करने जाते हैं? पढ़ाई करने। तो पढ़ाई चलती है या चलता है? पढ़ाई चल रही है, चल रहा है, चल रही है तो क्या बोलूं इस तरह। क्या पढ़ाई करने के बाद हमारी क्या लग जाती है? जॉब या नौकरी। तो नौकरी लग गई या लग गया? लग गई स्त्रीलिंग अच्छा नौकरी नहीं लगी इंटरेस्टिंग तो दुकान खोल लेंगे, तो दुकान खोल ली या खोल लिया? खोल ली तो दुकान में क्या है? स्त्रीलिंग। बिजनेस की दुकान कर ली तो हमें कमाई आएगी। कमाई क्या है? कमाई आती है, स्त्रीलिंग है। नौकरी से हमें क्या मिलती है? सैलरी या तनख्वाह मिलता है या मिलती है? मिलती है और जितनी भी काम की चीजें हैं, जितने भी काम की चीजें हैं मैम इस दुनिया में, तो बोलते हैं यार महिलाओं में ना, लड़कियों में ताकत नहीं होती। मैंने कहा भाई साहब ताकत खुद स्त्रीलिंग है। ताकत आ गई या आ गया? पावर आ गई या आ गया? बोले जी इस दुनिया में, मैंने कहा भाई साहब दुनिया खुद स्त्रीलिंग है। दुनिया में दुनिया अच्छी या अच्छा? दुनिया खुद क्या है? आप गौर करें इस दुनिया में जितनी भी पावरफुल और मीनिंगफुल चीजें हैं वो सब स्त्रीलिंग है, सब आपके नाम पर बनी हुई है। और जरूरत है हमें समझने की। इस दुनिया को, इस देश को सरकार चलाती है वो। तो सरकार चलाती है, चलाता है। सरकार खुद क्या है? और कमाल की बात ये बताता हूं मैं, जिस पे गौर करें कि सरकार बनती कैसे। लड़कों को बोलते हैं, शादी के कार्ड पे लिखा जाता है वर। वर के मत से कुछ नहीं होता, बहू के मत से सरकार बन जाती है। बहुमत अरे वाह वेरी हमने अपनी इंटरेस्टिंग ताकत पहचान ली थी, हाँ। हमने अपने आप को समझ किया क्या हम इतनी पावरफुल है। हाँ, हम वो हनुमान हैं जिन्हें मालूम नहीं कि हम उड़ भी सकते हैं। हाँ। तो मैं तो कहता हूँ दुनिया में जितनी भी मीनिंगफुल, आप गौर करो, मैं अपनी बच्चों से बोलता हूँ जिनसे मैं मिलता हूँ, क्या आप अपना कंपैरिजन किन से करवा रहे हैं? लड़का शब्द लिखिए, लड़का। अब हमें लड़की लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? लड़का। इसके ऊपर जब ई की मात्रा चढ़ेगी तो लड़की बनती। तो बोलेगा आप तो ऑलरेडी सर पे बैठी और सर पे पहले ताज। ताज यस तो आप हमारे सर का ताज। ताज है बशर्ते कि आप इस बात को समझ लें। ही, एच ई, ही लड़के को बोलते हैं। जब इसमें एक लेटर एक्स्ट्रा लगता है ना, एस, तब जाके शी बनती है। आप एक्स्ट्रा हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो हमें समझना पड़ेगा। फादर, FATHER, फादर की स्पेलिंग FATHER, लास्ट में क्या आया मैम? HER, हर हर लड़की। ब्रदर, BROTHER, लास्ट में क्या है? हर लड़की। राइट आपके बिना, महिलाओं के बिना, बच्चों के बिना तो हमारी स्पेलिंग पूरी नहीं हो रही जिंदगी छोटी। सही बात है बिल्कुल सही रहा आप, मैं तो कहता हूँ आपको अपनी ताकत समझनी, हाँ। आपको अपनी वैल्यू समझनी। पर एक पूजा मैम हुआ, एक टॉपिक पे आऊंगा मैं, अगर बीच में कहीं आपने क्वेश्चन पूछा या कहीं चर्चा निकली। एक शब्द होता है ट्रैपिंग। अच्छा हमारी जो नारी है, जो हमारी बच्चे हैं, वो एक ट्रैपिंग का शिकार होते हैं। और तुम इस बात का बड़े शौक से हो। बात बताता हूँ क्या बड़ी ताकत। हम कहते हैं बिजनेस की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। आजकल MBA किया जाता है ताकि क्या बन जाए, आप में मैनेजमेंट स्किल्स आ जाएंगी, आप इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आप गौर करके देखिएगा, जितनी तमाम स्किल सीखने के लिए हमें कॉलेज में जाना पड़ता है वो महिलाओं में बाय डिफॉल्ट है। MBA में करके बताइए, हम MBA जाकर हम सीखते क्या? लीडरशिप, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन स्किल्स, राइट बाय डिफॉल्ट है। क्योंकि वो घर को संभालती है सब कुछ मैनेज सब करती है कुछ वही तो मैनेज कर रहे हैं। बिजनेस करने के लिए सबसे पहला गुण क्या चाहिए? एंटरप्रेन्योर बनने के लिए रिस्क की, जो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है एब्सोल्युटली वो बहुत कमाल की होनी चाहिए। मैं लोगों से पूछता हूँ इस धरती पर, इस दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? पूजा में सबसे बड़ा इस दुनिया का रिस्क मैं बता, जब कोई महिला
डिलीवरी के दिन लेबर रूम में जाती है से तो गारंटी नहीं है कि जिंदा वापस भी आएगी। इस दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क अगर किसी में क्षमता है झेलने की या लेने की, वो एक महिला के अंदर है। बिल्कुल। और फिर आप कह रहे हो, हम कह रहे हैं कि नहीं तुम बिजनेस कर पाओ, तुम हम्म, एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे। नेगोशिएशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स में अभी बात कर रहा था। बाय डिफॉल्ट मैं कहता हूं कि आपको क्या लगता है 4 गोलगप्पे के साथ एक सूखी पापड़ी लेने की परंपरा पुरुषों ने चलाई हो? सही बात है। आपके अंदर बार्गेन default है। बार्गेनिंग करना नॉर्मल नॉर्मल चीजों में। और अब बताता हूँ बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ एक ट्रैपिंग, 2 टैपिंग हुई है। वैसे पहली टैपिंग बताता हूँ। मैं स्टोरी दिया करता था मैम, टैपिंग टॉपिक पे बाद में एक स्टोरी दिया करता था। और स्टोरी हुआ करती थी, इसमें मैं ऐसे कहा करता था भाई कैरेक्टर दे रहा हूँ उनको लेके आप एक स्टोरी बनाइए। अच्छा। तो 2 बॉयज, अ गर्ल एंड अ डायमंड, ऐसे करके मैं 4 कैरेक्टर देता था और मैं बोलता था कि भाई इसको लेकर स्टोरी बना करना। मैं चैलेंज देता हूँ मैम, 1 लाख लोगों से ज्यादा से ये स्टोरी बनवा चुका हूँ। मैं आपको भी यही कैरेक्टर दूंगा, मैं 1 लाख लोगों को कोर्स दूंगा, गारंटी देता हूँ सेम स्टोरी बने। मैं बताता हूँ कैसे। तो अगर लड़के हैं तो बाय डिफॉल्ट उनमें से एक अमीर होगा, एक गरीब होगा। दोनों दोस्त है पर बाय डिफॉल्ट क्या होने, अमीर और गरीब। हालांकि 99% केस में आपने ऐसा बहुत रेयर देखा होगा, पर नहीं, फिल्में देखी है ना हमने, तो हर स्टोरी में एक दोस्त गरीब मिलेगा, एक अमीर। मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, मेरा टॉपिक बदल जाएगा, पर फिर एक दोस्त अमीर है, एक गरीब है, फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, वो मेहनती है, वो आलसी है, वो ईमानदार है, वो बेईमान है। फिर एक डायमंड है, और अगली लाइन मैं बोलूंगा मैम, उससे अगली लाइन आपको बोलनी है और जो सुन रहे हैं उनको भी बोलनी है। There were 2 boys, one of them was rich, one of them was poor, one of them was hardworking, one of them was very lazy. And there was a girl, and she was very, ब्यूटीफुल। वो जब मैं ये कहता हूँ आज तक किसी भी कहानी में ही तो नहीं कहा गया there was a girl and she was very मेहनती। राइट। आज तक किसी भी स्टोरी में ये क्यों नहीं कहा गया there was a girl and she was very hardworking, there was a girl she was very intelligent, there was a girl she was very visionary। ये हमारी बच्चियों के खिलाफ, ये महिलाओं के खिलाफ साजिश है। बिल्कुल, वो नोशन ही हमारी सोसाइटी ने महिलाओं दे के दी है। दिमाग में, हमारी नारी शक्ति के दिमाग में बैठा दिया गया ब्यूटीफुल बनो, सुंदर बनो, घर पे बैठी रहो, स्किल्स के बारे में मत सोच लेना, कुछ करने के बारे में मत सोच लेना, करियर के बारे में मत सोच लेना। इवन छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ, अच्छा मैं दूसरी पॉइंट पाऊंगा, लेकिन फिलहाल इस बात को कंप्लीट कर लूं। और मुझे दुख इस बात का है कि हमारी बच्चियां भी इस बात में खुश है मैं बहुत सुंदर हूँ। हाँ, मैं बहुत, आप क्योंकि बचपन से वही दिया जाता है, वही सिखाया जाता है। हाँ आप उस चीज की कॉम्प्लीमेंट के लिए खुश हो रहे हैं जिसमें आपका कोई रोल ही नहीं है। हाँ। मैं एक सवाल पूछ, मुझसे कोई अगर बोले अमर भाई आपकी हाइट बहुत अच्छी है, तो मैं पूछता हूँ भाई इसमें मेरा रोल क्या है? बिल्कुल, वो तो गॉड गिफ्टेड है। आपके ब्यूटीफुल होने में आपने यूपीएससी का एग्जाम देकर ब्यूटीफुल बनी है क्या? सही बात। भैया आपने नीट का एग्जाम क्लियर किया तब आपकी जाके हाइट 5 फुट 8 इंच हुई है। आप उस चीज के लिए खुश हो रही हैं जिसमें आपका कोई रोल ही नहीं है, या तो माता पिता का रोल है या भगवान का रोल है, और आप बड़ी तुम मतलब गुब्बारे की तरह फूली जा रही हैं कि मैं तो ब्यूटीफुल हूँ, मैं तो ब्यूटीफुल हूँ। मैं तो बल्कि अपनी बच्चियों से ये कहता हूँ जिनसे मैं बात करता हूँ मैम, कि अगर कोई आपकी ब्यूटी की तारीफ करे तो याद रखिएगा उसमें आपके टैलेंट की बेइज्जती है, तो उसमें आपकी स्किल्स की बेइज्जती है। कारण बताता हूँ कैसे। एक मेरी वाइफ है, एक दिन हमारे घर कोई गेस्ट आ गए, मेरे दोस्त आ गए, नहीं तो चाय बना कर लाई, और जैसे ही उन्होंने चाय का सिप लिया तो वो एक सिप लेते ही बोले भाभी जी कप तो बहुत अच्छे हैं, कहाँ से लिए ये कप? नीलू बोली क्यों भाई सब चाय अच्छी? शायद से नहीं। हाँ। अब वो यूं देखे, अरे नहीं नहीं भाभी जी ऐसा नहीं है। ये तो बोला अगर कोई चाय का सिप लेकर तारीफ कप की कर तो एक्चुअली कहना तो नहीं चाह रहा, चाय के बनी किसी का है, और वो कह नहीं पा रहा कप की तारीफ। जब कोई आपकी ब्यूटी की तारीफ करते ना, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब उसे आप में टैलेंट दिखाई देगी, उसे आप में स्किल्स दिखी ही नहीं, वो ये कहना चाह रहा है टैलेंट नहीं। मैंने अपना करियर एज ए टीचर को रिलीज था, उसमें 3 दिन की डेमो क्लास हो, मैंने ये सबक कहाँ से सुना? 3 दिन की डेमो क्लास होती थी, 3 दिन की डेमो क्लास खत्म हुई, मैंने एक बच्चे से पूछा बेटा क्लास कैसी लगी? बोला सर क्लास बहुत अच्छी है, एक तो इसका कलर बहुत अच्छा है, और दूसरा सर यहाँ हवा भी अच्छी आती है, मतलब यहाँ विंडो वगैरह है ना तो यहाँ गर्मी नहीं लगती। से वो चला गया तो तब से मैं तक सोचता रहा, मैं ये मेरी इज्जत करके गया, डेमो देने के बाद ये क्लास की हवा की और कलर की तारीफ कर रहा है। अल्टीमेटली वो ये कह नहीं पाया जो कहना चाह रहा था कि सर पढ़ाते तो बेकार। नहीं, और मैं इसमें बात और जोड़ना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि हम हमेशा ये तो सोचते हैं कि हमें ब्यूटी की तारीफ करनी है, लेकिन अगर हम ये सोच ले कि अगर किसी का कुकिंग अच्छी है तो हम उसके लिए उसको उस चीज के लिए कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू कर दे, उसके अलग अलग टैलेंट्स की वजह से उसको कॉम्प्लीमेंट देने का एक चलन बन जाए, तो कितनी अच्छी बात होगी ये। तब बनेगा जब आप एक्सक्यूज मी बोलना शुरू करेंगे। भाई जब मैंने ब्यूटी की तारीफ की और आप ब्यूटी में ही खुश हैं, तो मुझे क्या जरूरत है फिर आपकी कुकिंग की? आप एंकर माशाल्लाह बहुत शानदार एंकर है,
आप गुफ्तगू जैसा बड़ा प्रोग्राम आपने होस्ट किया है, आप बड़े बड़े मंचों पे बोले हैं, और मैं आपसे मिलकर देखिए आप ब्यूटीफुल है, मेरा फर्ज बनता है मैं आपसे कहूँ मैम आप बहुत बोली, और उसके बाद गुफ्तगू की भी तो बात करूं, उसके बाद आपकी कम्युनिकेशंस की, आपकी होस्टिंग की, आपकी कॉन्फिडेंस की, आपके बोलने की आर्ट की भी तो बात करूं। और अगर वो बात ही नहीं हो रही, पर मुझे दुख इस बात पे सामने वाला क्या कर रहा है मुझे इससे दुखी नहीं है, उसका तो काम है, वो तो यही करेगा। सवाल ही है आप क्यों खुश हो रहे हैं इस बात को सुनकर। एक चीज और करती गई आपके साथ, महिलाओं के साथ, तो जिसे बर्बाद करना हो उसे महान बना, वो फिर उसके बाद कुछ करने लायक नहीं, तो आपको देवी हो, और आप इस बात के लिए पूछोगे कि देवी हमें तो देवी बना दिया, और देवी बनने का पहले नहीं हमें अब आप इंसान मिल गए। अब जो आपका हक बनता था, ये शराब पति देव शराब क्या है, आपको लग रहा है कि मैं विरोध करूं, पर आप तो देवी, देवी कैसे विरोध कर सकते, देवी का तो काम क्या है, देवी का काम है पति कैसा भी हो, पति तो परमेश्वर है। अब तो मैं पति के लिए भैया थाली से जाके नानी लानी, आपको देवी बना दिया गया। ना आपने कभी पूछा कि हमें औरत रहने दो, ना आपने कभी कहा कि हमें इंसान बनने रहने दो, और ना हमने चाहा कि आप कभी इंसान बन गए। अब आप विरोध करना शुरू करते हैं। अब आप, मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ कि जब हम कहते हैं ना बिजनेस ओनर बनिए, एंटरप्रेन्योर बनिए, जब मैं कह रहा हूँ आप अपना काम करिए, तो फिर आपको लगने लगा इसका मतलब गृहिणी होना तो पाप, हाउस वाइफ होना और माँ होना पिछले 10 12 15 सालों में पाप बना दिया गया है। नहीं मतलब हाउस वाइफ और माँ को ये बताते हुए शर्म आने लगी है कि मैं एक हाउस वाइफ, के दिमाग में बैठा दिया गया अगर आप एक हाउस वाइफ है, अगर आप एक माँ है। मैं एक ट्रैपिंग वर्ड यूज कर रहा था मैम, हाँ एक्चुअली कुछ चीजों को ट्रैप किया गया है ताकि हमारा देश, हमारी सोसाइटी और हमारा परिवार, जो फैमिली कल्चर थे इंडिया में, तो इन्होंने सोचा इसे तोड़ा कैसे जाए। तो हर महिला के दिमाग में ये बैठा दिया गया कि अगर आप अपना काम नहीं कर रही हैं, आप जॉब नहीं कर रही हैं, तो फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब आप अपने परिवार को चला रही हैं, इसमें वैल्यू नहीं मान रही। जिस बात पे गर्व होना चाहिए था उसी पे क्या आने लगी, शर्म आने लगी। फिर हमने नाम ढूंढे, हाउस वाइफ की जगह पहले होम मेकर बोलना शुरू कर दिया, फिर होम मेकर की जगह डोमेस्टिक इंजीनियर बोलना शुरू कर दिया। मतलब हम इस सच्चाई से बचना चाह रहे हैं कि मैं बस मेरे मुंह से ही ना निकल जाए मैं गृहिणी। गृहिणी होना खादा का नहीं है, गृहिणी होना इतना आसान काम नहीं है। बिल्कुल देश चलाने से ज्यादा मुश्किल है परिवार चलाना, और आप परिवार चला रही हैं, आप पीढ़ियों को संस्कार दे रही हैं। अब या मैं ये नहीं कह रहा बिजनेस मत करिए, एंटरप्रेन्योर मत बनिए, मैं ये कह रहा हूँ जो कर रहे हैं उस पर गर्व करें। अगर आप बिजनेस ओनर बनना चाह रही है तो बिजनेस ओनर बनिए, एंटरप्रेन्योर बनना चाह रही है एंटरप्रेन्योर बनिए, पर अगर आप घर पर हैं, माँ है और परिवार संभाल रही हैं, बिल्कुल फिर इस पर गर्व करिएगा। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। कम समझना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक नारी क्रिएशन का एक पार्ट है, और हर चीज को वो अपनी उसके अलग अलग फैसेट्स हैं, उन सबको अच्छे से निभाती है, और वही उसकी ब्यूटी है। उसकी ब्यूटी सारी चीजों को एक साथ निभाने में ही है। पुरुषों में भी बहुत ताकत है और कमाल का लोग काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सवाल यहाँ आपने वीमन यानी गर्ल्स पर पूछा है, बच्चियों पर पूछा है, इसलिए मैं ये सारी बात कर रहा हूँ। वैसे तो माशाल्लाह कमाल हमारे पुरुष तो करते ही हैं, खैर इसमें भी दो राय नहीं है। जी। पिछले 25 30 40 साल जानबूझकर जो चीजें हमारी ताकत थी, जो हमारे रिश्तों को, हमारे परिवारों को, हमारे समाज को, हमारे देश को कामयाब बना सकती थी, बेहतर बना सकती थी, इवन एज एन इंडिविजुअल इंसान को खुश रख सकती थी, सक्सेसफुल बना सकती थी, बहुत चालाकी से उन पर चोट की गई। तैयार हमारे दिमाग में हमें उनके प्रति क्या कर दिया गया, नेगेटिव कर दिया गया। अब मैं उसमें 4 5 एग्जाम्पल दूंगा, फिर मैं इंडिपेंडेंट वाली बात पे आऊंगा। आप कभी नोटिस कर पाते हो, 4 5 मैं आपको जो ट्रैपिंग की बात करना चाहता हूँ, आपने नोटिस करना होगा कि अगर कोई इंसान पॉजिटिव बात कर, हाँ। कोई खुश रहे, तो उसके कामयाब होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है, कम हो, ज्यादा हो जाती, उसकी जिंदगी कैसी हो जाएगी, अच्छी हो खूबसूरत, जाएगी, शानदार, लाजवाब, बिल्कुल उसका परिवार कैसा रहेगा, खुश रहेगी, रहेगा, समाज अच्छा होगा। हाँ तो अभी हमें रोकते कैसे, तो हमें बड़ी चालाकी से हमारे दिमाग में बैठाया गया कि जब भी कुछ तुम्हारे साथ अच्छा हो ना तो किसी को बताना मत। नजर लग जाएगी। डायरेक्ट हमें अच्छा बोलने से नहीं रोक सकते थे, हाँ। तो हमें कैसे रोका गया कि यार पॉजिटिव मत बोलना, अच्छा मत बोलना, कुछ बढ़िया हो जाए तो नेगेटिव तो नजर लग जाएगी। तो हमने क्या बोलना शुरू कर दिया, आप किसी बच्चे से पूछ लो एग्जाम कैसा गया, अच्छे होशियार बच्चे से पूछना, कभी टॉपर्स तो कभी नहीं बताते। उससे पूछना, अरे मेरे तो दो क्वेश्चन छूट गए। वो जानबूझ के, उसे लग रहा है दिमाग में क्या बैठा दिया गया, पॉजिटिव बातें मत कर। आप नॉर्मली किसी इंसान से पूछ ले कैसे हो, नॉर्मली पूछ लो, वो हमेशा रोता हुआ मिलेगा, अरे क्या बताएं बस मेरे, क्या बताएं यार बहुत परेशान है, बस कट रही है। कारण उसके दिमाग में बैठा दिया गया, अच्छा बोल लोगे तो नजर लग जाएगी। अब उसको, आपको मैनिफेस्टेशन पे काम करती है मैम, उसको ये ही नहीं मालूम
कि उसने नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर ली। बिल्कुल बिल्कुल मैं एक बात कहता हूँ, शब्दों में कितनी शब्द हाँ शब्दों पे ईश्वर की कृपा से मैंने बहुत काम किया। मैं कहता हूँ शब्द जो होते हैं उन्हें अभिमंत्रित करना होता है, और अभिमंत्रित कैसे होता है? रिपीटेशन से। जब कोई मंत्र बताया जाता है, मंत्र जैसे मैं एक सिंपल सा एक मंत्र मान लेता हूँ, सिंपल सा एक श्लोक, सिंपल सा एक वो है, ओम नमः शिवाय। अभी आप उससे कहते हैं, मैं आपसे कहता हूँ जी ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना। अब कितनी बार बताया जाता है, कितनी बार जाप? अमूमन किसी भी मंत्र का 108 बार 108 बार, 51 बार, 21 हाँ। बार ऐसे ही बताया जाता है। मेरा क्वेश्चन, क्यों पहली बार में वो मंत्र क्यों नहीं? अगर वो मंत्र है तो केवल एक बार बोलने से मंत्र क्यों नहीं है? एक्चुअली मैम वो एक बार बोलने से शब्द है। चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा मंत्र हो, वो एक बार बोलने से केवल क्या है? शब्द। और दुनिया का कितना भी बेकार शब्द हो, वो 1000 बार बोलने पर क्या बन जाएगा? मंत्र। मंत्र बन और मंत्र का नियम ही एक है मैम, अगर कोई शब्द अभिमंत्रित हो गया, दुनिया की कोई ताकत फिर उसे काट नहीं सकती। अब जब आप सारे दिन ये बोलते हो कि मैं तो परेशान हूं, मैं तो दुखी हूं, तो ये आप मंत्र पढ़ रहे हो। और जब आप दिन में 12 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार मंत्र पढ़ रहे हो, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी होने से कैसे रोक? ये आपने बहुत अच्छी बात की और इससे ना मैं एक बात को रिलेट कर पा रही हूँ। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें नजर लग जाती है, तो जितना ज्यादा हम बोलते हैं हमें नजर लग जाती है, तो नजर लगती है। जब कोई बिल्ली रास्ता काटती है और उससे बुरा होता है, अगर हम ये सोच लेते हैं तो वो होता है, डेफिनेटली होगा मैम। हाँ वो अगर हम उस चीज को, अब मैं इसमें रिवर्स साइकोलॉजी करती हूँ कि इसमें मैं क्या करती हूँ, उसका उल्टा बोलना। मैंने बहुत टाइम से अपने आप को ये बोलना शुरू कर दिया था कि मुझे नजर नहीं लगती। शाहरुख खान को कभी नजर लगी है? शाहरुख खान हमेशा ऑन स्क्रीन रहता है, जब शुरू में रहा होगा तो शायद लगी होगी, लेकिन लोगों ने उसे वैसे ही देखना शुरू कर दिया तो वो उसकी वो चीज हट गई। आप कभी पॉजिटिव बोलिए, कभी पावरफुल बोलिए, कभी अच्छा बोलिए। मैं लिख के देता हूँ आपको, डायलॉग सुनने को मिलेगा। अरे मैम ये तो सब बोलने की बात है, बोलने से क्या होता है? एक्चुअली उन्हें मालूम था कि जो कुछ होता है इस दुनिया में बोलने से होता है, तो वो हमें बोलने से अच्छा कैसे रोकते? वही जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था। तो उन्होंने हमें एक डायलॉग दिया, अरे बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने से क्या होता है, ये तो सब बोलने की बात है। मैं एक सेशन ले रहा था, तो एक साहब खड़े, मैं कुछ बोल रहा था, बोलिए पावरफुल बोलिए, पॉजिटिव बोलिए। एक साहब खड़े होकर बोले, अरे बोले सर ये तो सब बोलने की बात है, बोलने से क्या होता है? मैंने कहा और भाई नालायक बदतमीज क्या हाल है तुम्हारे? बोले ये क्या बदतमीजी, आपने ऐसे कैसे बोल दिया? उन्होंने कहा भाई साहब बोला ही तो, इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है बोलने से ही हो रहा है। आपके पिछले 3 साल से फूफा जी से वो चाल बंद है, क्यों फूफा जी ने ऐसा बोल दिया था? आप 6 महीने से मामा जी के यहाँ नहीं है, क्यों? क्योंकि मामा जी ने ऐसा बोल दिया था। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि वाइफ ने ऐसा बोल दिया था, हस्बैंड ने ऐसा बोल दिया था। आप पूरी दुनिया से बोलने के ऊपर मुंह फुलाए घूम रहे हैं, और फिर यहाँ डायलॉग मार रहे हैं बैठ के बोलने से क्या होता है। एक्चुअली उन्हें मालूम था कि बोलने से बहुत कुछ होता है, ये हमें बोलने से रोके कैसे? तो इन्होंने डायलॉग क्या दे दिया हमें, बोलने से कुछ नहीं। लेकिन ये इतना बड़ा ट्रैप था समाज का, मतलब कितनी बड़ा ट्रैप है, बताऊंगा मैं। बताइए आप बताइए। लिख देखिएगा कितनी चालाकी से उन्होंने, और हमें समझ में ही नहीं आया कि हमारे खिलाफ टैपिंग है। अब मैं तीसरा चौथा उदाहरण देता हूँ। सच में मोटिवेशन, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता जी। मोटिवेशन तो क्या होता है? टेम्परेरी। और आपने 90% जो स्पीकर्स भी है, इवन स्पीकर्स की बात कर रहा हूँ, उनके मुंह से भी डायलॉग सुनाओ, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। लोगों के मुंह से भी मैंने बहुत सुना है कि जी मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। मैं क्योंकि कई सारे मैं पॉडकास्ट पर बोल चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि टैपिंग की बात चल रही। जब कोई कहता है मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, मैं मेरा पॉइंट, हनुमान श्री राम जी के अनन्य पात्र, हनुमान जी बिल्कुल। कृष्ण जी के सबसे क्लोज पाव अर्जुन, अर्जुन हाँ। एक को उड़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ी थी, जामवंत जी ने मोटिवेट किया था। दूसरे को लड़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ी थी, वो भी खुद भगवान ने मोटिवेट किया था। यानी भगवान तो खुद मोटिवेट कर रहे हैं। जामवंत जी तो भगवान, हनुमान जी तो भगवान ही है। इवन भगवान जी को भी मोटिवेट किया जा रहा है, और मैं और आप जैसे इंसान बैठ के डायलॉग बाजी कर रहे हैं कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। एक्चुअली इन्हें मालूम था कि मोटिवेशन से बहुत कुछ होता है, और इन्हें मालूम था अगर इंसान मोटिवेटेड रहे, खुश रहे, एनर्जेटिक रहे, पॉजिटिव रहे, तो ये कुछ कर जाए, सब कुछ और ये मैनिफेस्ट ही हमें हो जाएगा। चाहते। तो इन्होंने हमारे दिमाग में क्या बता दिया कि मोटिवेशन, और मैं तो कहता हूँ हम डायलॉग बाज लोग हैं, हम डायलॉग में फंसते बहुत जल्दी है कि जी मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। 2-3 उदाहरण आपको जो बहुत तकड़ी ट्रैपिंग हम लोगों के खिलाफ की जा रही है, उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर आप पिछले 10, 12, 15 साल पे गौर करें, हमारे देश की जो सबसे मजबूत रूप है वो है रिश्ते। हाँ। हमारे यहाँ रिश्तों की बहुत कदर है। बड़े भाई के सामने छोटा भाई नहीं बोल सकता, ताऊ जी के सामने भतीजे भी बोल सकते, दादाजी आ जाए तो सब खड़े हो जाएंगी, ननद आ जाए तो भाभी उसकी रिस्पेक्ट करेगी,
भाभी आ जाए तो मैं बहुत इन रिश्तों को कितनी एक्चुअली हमारे जो समाज की देश की जो इकाई है सबसे मजबूत है वो है परिवार। तो इन्होंने इस परिवार नाम की इकाई को कैसे तोड़ा है, अब गौर करिएगा। पिछले 10 15 20 सालों में दो बातें हमारे दिमाग में घुसा दी। आप मोटिवेशन के नाम पे सिर्फ एक ही रील चल रही है, लोगों के पास कोई कंटेंट नहीं है, सिर्फ एक ही डायलॉग चल रहा है। रिश्तेदार किसी के नहीं होते, दोस्त किसी के नहीं होते, हाँ। रिश्तेदार मतलब ही होते हैं, दोस्त तो मतलब के होते हैं। भारत जैसे देश में पूजा में एक भी मकान किसी रिश्तेदार की फाइनेंशियल हेल्प के बगैर नहीं बना, मैं लिख के दे सकता हूँ। होम लोन तो 10 साल पहले आए हुए हैं। जब मकान बना करते थे ना तो कोई रिश्तेदार मामा जी आकर 50,000 दे देते थे, फूफा जी आकर 20,000, जिसकी जैसी कोई दोस्त भी होता था जो कहता था रख ले बाद में दे देना हूँ। भारत जैसे देश में जिसमें अगर कोई एडमिट हुआ हॉस्पिटल में तो हमारे यहाँ तो नियम है, अगर आप किसी क्लोज रिश्तेदार को देखने जा रही हैं तो 10 20 हजार रुपए जेब में रख के लेके जाएंगे और चुप रख के आएंगे उनकी जेब में कि भाई कोई दिक्कत हो तो और बता देना। एक भी लड़की की शादी ऐसी नहीं होगी जिससे सबके साथ रिश्तेदारों ने मदद ना की हो या हमने मदद ना मांगी हो। सही बात है। और उस देश में ये बताया जा रहा है कि रिश्तेदार किसी के नहीं होते, दोस्त किसी के नहीं होते, और ये इतना दिमाग में बैठा दिया गया है। इस जनरेशन जो नई जनरेशन आ रही है ना, जैन जी के डायलॉग सुना करो, 2 4 साल से देखें तो एक रील चल रही है बुआ जी के ऊपर। बुआ जी को कैसे दिखाया जा रहा है, वो रील चल रही है कि एक पूछ रहा है कि मम्मी मम्मी पूछ रही है कि बेटा वो घर तोड़वाना था, घर तोड़ने वाले का नंबर है क्या? बोले हाँ मम्मी है ना बुआ जी का नंबर। रील चल रही है। मतलब ये बताया जा रहा है कि बुआ का तो एक ही काम है, वो आएगी या चुगली करेगी या लंक लगाएंगे और घर को तोड़ेगी। मैं इन बच्चों को बता दूं, बेटा ये बुआ जिसको तुम ये सोच रहे हो ना एक सूट लेने आई है, जिसको तुम सोच रहे हो कि 2,000 रुपए के लिए आई है, ये बुआ वो है जो 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी में हिस्सा छोड़ के गई आपके पापा जी के नाम। क्या अगर ये क्लेम कर दे तो आधी प्रॉपर्टी देनी पड़ जाएगी। क्या बात। और हमने इन रिश्तों को ऐसे, और हमें पता ही नहीं चला हम ये रील शेयर कर रहे हैं, तो इन बच्चों को क्या समझ में आएगा? इन्हें तो लगेगा ये बुआ घर तोड़ने का ही काम करती होगी, इन्हें तो लगेगा चाचा जो है मेरे वो शायद, आप दूसरी रील देख लो बस उसमें ही दिखाया जा रहा है चाचा तो ज्यादा आधा टप रहे। अब देखो इन चीज बताता हूँ, बिजनेसमैन की बात करी थी, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी थी। हमारे देश में टैलेंट बहुत है ना, एनर्जी बहुत है, जोश बहुत है, और देश में दिक्कत है कि किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। और हमारे दिमाग में क्या टैपिंग डाली कि कभी भी रिश्तेदारों से और दोस्तों से पैसे मत लेना। तो मैं कहता हूँ फिर मुझे पैसे देगा कौन? दुश्मन देंगे मुझे पैसे। और हमारे को रोकना था, हमने बच्चियों से बात शुरू करी थी। अब आता हूँ बच्चियों, बच्चियों को कैसे रोका गया? पॉजिटिविटी बच्चियों में बहुत होती है। आप देखिए प्लेजेंट पर्सनैलिटी होती है, खराब बात, बड़ी खुश मिजाज होती है, पर हमें मालूम था कि हंसती हुई महिला अगर किसी घर में तो वो घर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा। अच्छा रोका गया महिलाओं को। एक डायलॉग चलता है ना, हंसी लड़की के लिए क्या बोलते हैं, हंसी तो फंसी। और वैसे भी बोलते हैं कि ज्यादा हंसना नहीं चाहिए। मैंने उसके कैरेक्टर पे ही क्या लगा दिया, हाँ, क्वेश्चन मार्क। सही बात। अगर लड़की हंसती हुई मिल गई तो, अगर बेटी हंस रही है तो बदतमीज बदकिरदार, अगर बहू हंस रही है तो बदतमीज। हमने बेटियों को शुरू से इतना गंभीर इतना सीरियस बना दिया, ना वो अपने घर हंस रही ना वो सारे दूसरे घर हंस रही। अब वो बेचारी दुखी ना रहे तो फिर कौन दुखी रहे? सही बात। और इसके चक्कर में पूरे परिवार दुखी है। इन्हें मालूम था हंसता हुआ इंसान बहुत पॉजिटिव होता है, हंसता हुआ इंसान बहुत एनर्जेटिक होता है, हंसते हुए इंसान के दिमाग में बहुत आइडियाज आते हैं। तो पिछले 25 30 सालों से आपने एक डायलॉग सुना होगा, बुद्धिजीवी कौन? जो गंभीर रहे, चुप रहे, चश्मा लगाए और कम बोले, वो तो बुद्धिजीवी है। और हंसता हुआ इंसान को हमारे यहाँ क्या बताए, अरे तो फालतू का आदमी हंसता रहता है। हंसता हुआ आदमी समाज को खुश रखेगा, हंसता हुआ आदमी के रिलेशंस बढ़िया होंगे, उसकी कम्युनिकेशंस बढ़िया होंगी, उसकी नेटवर्किंग बढ़िया होगी, वो कामयाब होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो हमने इसमें से रोक दी। अब उस पे आ रहा था कि ये इंडिपेंडेंट वाले काम आई, टैपिंग दोनों तरह से काम करती है। महिलाओं के दिमाग में अब ये घुसा दिया गया इंडिपेंडेंट बनो, इंडिपेंडेंट। अब इस इंडिपेंडेंट का एक्चुअली जो मीनिंग है वो क्या है? जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, मेरे एक मित्र थे, तो मेरी आदत रही है मिलने की, लोगों से खुल के मिलने की, खूब बात करने की। तो बोलते हैं बी प्रोफेशनल। मैंने कहा मतलब? अरे आप किसी से भी मिल लेते हो कि आप हंस के बात करते हो, ऐसे बात करते हो, तो आप क्या समझ रहे हो बी प्रोफेशनल से? वो मतलब क्या कहना चाह रहा है? बी मीन मतलब ही बनो, प्रैक्टिकल काम निकालो। यहाँ प्रैक्टिकल की परिभाषा ही क्या है? हम मुंह चढ़ा के बात करें, जिससे कोई मतलब ना हो उससे बात ना करें, लोगों से खुल के ना मिले, हंस के किसी से बात ना करें, तो आप प्रोफेशनल हो। मतलब प्रोफेशनल नाम के नाम पर आप मुझे बदतमीज बनाना चाह रहे हो, प्रोफेशनल के नाम पे आप मुझे ऐसा इंसान बनाना चाह रहे हो जो दूसरों के सुख दुख का हिस्सा ना बनता हो, जो दूसरों से बातें ना करता हो, जिसका दूसरों से कनेक्ट ना हो। मैं इंदौर से ट्रेवल किया करता था डेली, ट्रेन में कराऊं, और मैं उसको इम्प्रैक्टिकल नहीं कह रहा, वो बिल्कुल सही।
पर मैंने उसको दूसरे नजरिए से देखा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बात बिल्कुल ही सही, और मैं अपना नजरिया बता रहा हूँ। मैं उसमें लिखा रहता था कि अनजान व्यक्ति से बात ना करें, स्ट्रेंजर से बात ना करें। क्यों जी? क्योंकि हो सकता है वो जेब कर रहे हो या वो आपको मतलब कुछ ऐसा कर रहे हो। तो मैंने सोचा कि यार मैं दौर रहता हूँ, टहरी दे रखा है, मेरा गाँव चिरोड़ी गाँव है मेरा, कोहली के पास ही के पास। तो मैं एक साल में कितनी बार ट्रेवल कर लेता हूँ? 2 बार 3 बार। जब बाहर रह रहा है इंसान तो 2 बार 3 बार। अगर मैं 50 साल भी इंदौर रहता, टोटल ट्रेवल कितनी बार करता? 150। हाँ। इन 150 बार में कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी संभावना है कि मेरी जेब कट जाए, कोई मेरे साथ सुन आ गए कुछ या मेरी जेब काट ले, ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी? बहुत कम। फिर भी 150 में से कितनी बार? 2-4 बार मतलब 2-4 बार। हालांकि आपने बहुत कम घर देखे होंगे जिसमें 2 बार चोरी होगी, 90% में एक ही बार होता। पर मैं 2-3 बार मान लूं। हम्म। अमूमन हम जेब में कितना पैसा रखते हैं? आजकल तो रखते नहीं, लेकिन फिर भी मान लूं 2,000 4,000 5,000 मान लूं। हाँ, 5,000 हम कोई 50,000 लेकर तो जेब में घूमते नहीं। 5,000 तक। तो मैंने सोचा यार मेरे 3 बार जेब कट के भी गई तो मेरे टोटल 15,000 मिल जाएगी। मैं इन 15,000 रुपए को 50 साल में बचाने के लिए सामने बैठे अच्छे लोगों से बात ही ना करूं, किसी से दोस्ती ना हो मेरी, किसी से मेरा नेटवर्क ना हो, किसी से मेरे संबंध ना बने। कोई आगे जाके पता चला अरे यार मैं भी ये बन गया, अरे उतनी ट्रेन में मिले थे ना सर, आप कैसे हो सर, भाई कभी आइएगा घर। मैंने कहा मैंने तो क्या किया, 15,000 निकाल कर कि ये जेब कटवानी है और अब लोगों से गिरेंगे भाई, बात करें तब तो 15 लाख का इंसान मिल जाए, पता नहीं कोई 15 करोड़ का इंसान मिल जाए। सही तो मैं ये नहीं कह रहा कि अवेयर मत रहिए, पर मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ट्रेन में जान से तो बात नहीं देगा आपको, कोई एक दो घटनाएं घट जाती हैं अपनी जगह ठीक है। मेरा पॉइंट ये है कि आपको जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो इस दौरान, ये सबसे मुझे जो इस समय की सबसे बड़ी समस्या लगती है समाज को की, वो ये है अभी मैं आपसे बोल दूं या कोई मुझसे बोलते आकर आई हेट, क्या मैं उससे बोलूंगा कि मुझे सबूत दो कि तुम मुझसे नफरत करते हो? आई हेट यू पर हमें यकीन हो चुका है, और कोई मुझसे अभी आके पूछ रहे, कोई किसी से पूछ रहा है तो सबूत मांगते हैं, पहले सिद्ध करके बता कि तू मुझे प्यार करता है। मैंने क्यों, जब इसने आई हेट यू तो सबूत से नफरत करता है। हम लोगों को नेगेटिविटी पे इतना यकीन हो चुका है कि हम नेगेटिव बात में सबूत ही नहीं मांगते। बिल्कुल सही कहा। देख ले अभी इस बात से मुझे एक बात याद आई, लड़कियों में ज्यादातर ये होता है कि कुछ बोल दिया ना कि आज तुम ऐसी दिख रही हो, तो जितने लोगों ने तारीफ करी है वो एक तरफ, लेकिन अगर कुछ अलग बोल दिया उसकी तरफ पूरा फोकस चला जाएगा। उस पे तो खैर तो वो भी एक ट्रैपिंग, मैं आपको सही बताऊं तो उस पे मैं आऊंगा तो वो भी एक ट्रैपिंग है। पर आपने एक बड़ी अच्छी बात किया, मैं तो इस उदाहरण को बहुत देता हूँ। हम लोग नेगेटिव के प्रति इतने मतलब यकीन कर चुके हैं, नेगेटिव पर इतने कंफर्म है नेगेटिविटी को लेकर। कोई अभी आकर से बोल रहे कि अमर भाई आपको बड़े डल लग पड़ेगी, लो एनर्जी, तो हम तुरंत उसे राजा हरिश्चंद्र मान लेंगे कि वो सच बोला। हमें दूसरे की तारीफ करने से कितनी चालाकी से रोका गया है। हम लोगों के दिमाग में बैठा गया है कि कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है तो मतलब ये है काम निकालना चाह रहा होगा, चापलूसी कर रहा है। मैंने अपने एक दोस्त से बोल दिया यार बड़े स्मार्ट, बड़े बढ़िया यार, शानदार। तो बोला यार अमर भाई तुम तो खामखा झूठी तारीफ करते हो, या तुम तो झूठी तारीफ कर रहे हो। मैंने उससे एक सीरियस क्वेश्चन पूछा, मैं और मैं आप तमाम लोगों से पूछता हूँ। मैंने कहा मेरे दोस्त मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। बोले क्या? मैंने कहा तुम नरेंद्र मोदी जी हो? बोले मतलब? मैंने कहा मैं तुम्हारी झूठी तारीफ करूं तुम मुझे राज्यसभा में भेज दोगे? या तुम धीरू भाई अंबानी हो तो मुकेश अंबानी हो कि मैं तुम्हारी झूठी तारीफ करूंगा तो तुम मुझे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे दो? तुम मुझे बस एक कारण दे दो अपनी झूठी तारीफ करने, और मैं मान लूंगा कि मैं झूठी तारीफ कर रहा हूँ। हाँ भाई, तारीफ करने से रोका गया है क्योंकि इन्हें मालूम था तारीफ करने से लोगों के रिश्ते अच्छे होते हैं, परिवारों में खुशियां बढ़ेंगी, एक दूसरे की तारीफ करेंगे, एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे तो बिजनेस में अच्छा कर पाएंगे, समाज में अच्छा कर पाएंगे, खुश रह पाएंगे, एक साथ रह पाएंगे। और यही तो नहीं रहने देना। अच्छा, मुझे पे एक आरोप ये भी है, मुझे बहुत शौक है तारीफ करने का। अच्छा। मुझे तो बड़ा शौक है। हाँ, मुझे भी अच्छा लगता है। इतना, मतलब मैं कहता हूँ धरती पे अगर मुझे कोई एक काम सबसे ज्यादा पसंद है तो वो तारीफ करना है। लोग मुझसे पूछते हैं यार अमर भाई आप कैसे दूसरों में खूबियां ढूंढ लेते हो? बोले जैसे आप कमियां ढूंढ लेते हो। और फिर मतलब यार भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है? बोले जी इंसान। और मैंने तुम्हें भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना में तारीफ करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। लोग तो भगवान पे सवाल उठा रहे हो इसका मतलब। बोले जी आप क्या करते हो? मैंने कहा देखो मेरे को सीधा है भाई, मैं किसी को देखता हूँ तो उसकी जूतों की तारीफ कर दूंगा। बोले जी इसकी जूते अच्छे ना हो तो मैंने कहा पैंट की तारीफ कर देंगे। बोले जी पैंट अच्छी ना हो तो मैंने शर्ट की कर देंगे। बोले जी शर्ट भी अच्छी नहीं है तो मैंने कहा बालों की कर देंगे। बोले जी उसका तो कुछ भी अच्छा नहीं है, अब आप क्या करोगे? मैंने कहा फिर मुझे कॉन्फिडेंस की तारीफ करूंगा ये बोलकर कि यार तुम्हारा कुछ भी अच्छा नहीं है फिर भी तुम इस स्टेज पर खड़े हो,
यार तुम्हारा तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, और मैंने कहा करूंगा तारीफ। जब हम लोगों को तारीफ, एक्चुअली मैं बताता हूँ, तारीफ करने से ना एम्पावर्ड फील करता है सब। तारीफ करने से वो नोटिस्ड फील करता है, तारीफ करने से वो वैल्यूएबल फील करता है, और ये हम नहीं करने देना किसी को। तो इसलिए हमने लोगों को क्या रोक लिया, आप लीडर्स के डायलॉग और इसी से तो कनेक्शन बिल्ड होता है, इसी से सब कुछ बनता है। पे में अगर आप किसी पे, मैं कॉर्पोरेट में शिक्षण देता हूँ, हाँ, तमाम लीडर से अगर सुन रहे हैं तो मैं तमाम लीडर से जो कॉर्पोरेट हाँ, लीडर्स होते हैं मैं उनसे एक बात कहता हूँ कि अपना जो, अच्छा हमारी समस्या क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं कि कुछ परफॉर्म करेगा, कोई काम करेगा तभी तो तारीफ करेंगे, बिना काम के बिना परफॉर्मेंस के कैसे तारीफ कर दे। मेरा इस पे देखो हो सकता है, लेकिन मेरी अपनी सोच, मेरा अपना मेरा ये मानना है कि जो अप्रिशिएशन है, जो तारीफ है, वो पेट्रोल की तरह है। अच्छा, किसी को पंजाब से, लुधियाना से दिल्ली आना, अब मैं पता है उससे क्या बोल रहा हूँ, आप उससे क्या बोल रहे हो कि भाई तुम दिल्ली पंजाब से कार लेकर, लुधियाना से कार लेकर दिल्ली आ जाओ, फिर हम आपको पेट्रोल देते। वो पूछ रहा भाई साहब, जब मैं लुधियाना से दिल्ली आ ही जाऊंगा तो फिर आपके पेट्रोल को छिड़क के आग लगा के करूंगा? मुझे पेट्रोल चाहिए कब? लुधियाना से निकलने के लिए दिल्ली तक ही तो पेट्रोल चाहिए। हमारे लीडर्स क्या बोल रहे हैं टीम के लिए, भाई तुम 100 मार दो, तुम परफॉर्म कर दो, तुम रिजल्ट दे दो, तो हम तुम्हारी तारीफ करें। चीज और बताइएगा इसके साथ साथ कि जैसे आपने कहा कि ये सब ट्रैप है, पर इन ट्रैप से बचने का तरीका क्या है, और वो क्या चीज ऐसी है जिसे हम अडेप्ट करके वो बदलाव खुद में ला सके? जब जब किसी भी नए काम की शुरुआत करनी होगी, तब तब आपको अपने आप पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। समझिए, लॉ ऑफ इनर्शिया हम सबने पढ़ा है, साइंस में कहता है जड़त्व का नियम। मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो जड़त्व का नियम, मैं जड़त्व का नियम ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु हजारों लाखों वर्षों तक उसी अवस्था में बनी रहेगी जिसमें वो है, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो। ये टेबल यहाँ पे रखा हुआ है, सैकड़ों साल बाद ये दब जाएगा मलबे के अंदर, हाँ, और निकले गए, ये कहीं नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। मैं कहता हूँ जब जब आपको अपने अंदर बदलाव लाना हो तो एक एक्सटर्नल फोर्स तो लगाया जाएगा। अब एक और ट्रैपिंग में, उसे ट्रैपिंग नहीं कह रहा, मैं गलत भी नहीं कह रहा, मैं उसे अधूरा कह रहा हूं। मैं जो अगली लाइन बोलने वाला हूँ, अगले 2 मिनट बोलने वाला हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ, उसको गलत मत समझ लीजिएगा, बस उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करिएगा। हम प्रोसेस को मिस कर, प्रोसेस गलत कर। अच्छा, जब बदलाव की बात आती है तो जितने भी स्पीकर, जितने भी कोचेज, जितने भी वक्ता आज तक आपने सुने हैं, वो कहते हैं कि अंदर से। आप कभी भी नोटिस कर लेना क्या कहा जाता है, कहाँ से बदलो, इनर चेंज करो तो एक्सटर्नल सब चेंज हो जाएगा। मैं कहता हूँ बात सही है, हाँ, तरीका गलत। अच्छा, क्या है, मैं मेरा ये मानना है, चेंजेस कम इनसाइड, यस, नॉट फ्रॉम इनसाइड। बदलाव अंदर आते हैं, हाँ, अंदर से नहीं आते। ओके, अंदर से नहीं आते लेकिन आते अंदर है। आते अंदर, हाँ, और उनके जो रिसोर्सेज हाँ, वो सारे के सारे बाहर हैं। हाँ। बदलाव अंदर आते हैं, अंदर से नहीं आते। अभी हम इस हॉल में इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं आपसे कहता हूँ मैं इस हॉल को और सुंदर बनाइए, और बेहतर बनाइए, और ब्यूटीफाई करिए, क्या मैं फिर चीजें लेकर आऊंगी बाहर से, इसमें कुछ प्रॉप्स रखूंगी प्रॉप्स कहाँ से आएंगे, प्रॉप्स मार्केट से। और बताइए, लाइट्स कहाँ से आएंगी, मार्केट से ही आएगा सब कुछ, बाहर से, आएंगे। बाहर से। बदलाव अंदर आते हैं, अंदर से। अब हमारे लोगों को ये भूल दिया गया अंदर से। वो मेरी बात एग्री भी कर रहे हैं, आपकी बात मानने के लिए कुछ ये आ रहे हैं, और उन्हें ही समझ में नहीं आ रहा है करे क्या? करूं क्या? तो ये जो बदलाव की शुरुआत है ना, ये तो एक्सटर्नल फोर्स से ही होगी। आप बिना एक्सटर्नल फोर्स के कभी नहीं बदल सकते। तो अगर मैं एक टूल देना चाहूं तो मैंने इस टूल को नाम दिया बदलाव का। अगर कोई मुझसे टूल पूछे तो मैं टूल में मैंने नाम पूछते सर आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे यूथ को या हमारे लोगों को कि वो बदल पाए, तो मैंने टूल का नाम दिया मैं SMS मैसेज, पहला शब्द। जिस दिन आपने अपने शब्द बदल दिए, वो जो मैं कार और स्टेयरिंग की बात कर रहा था ना, मैं कहता हूँ कार थॉट्स है, स्टेयरिंग शब्द है। बदलने में थॉट्सिंग है, देखो डीप डाउन जाइए, बदलाव अंदर ही आना है, बदलने थॉट्सिंग है लास्ट में जाकर। पर ये जो कहा जाता है ना थॉट्स बदल दो, थॉट्स डायरेक्ट नहीं बदलेंगे एक्चुअली,
थॉट्स बदलेंगे शब्दों के दम पर। और शब्द कहाँ से आते हैं? अभी मैं एक एग्जांपल दे, मैम को 2 टास्क है। अच्छा ठीक है। एक टास्क है कि मैम नेगेटिव मत सोचो, हाँ। और एक टास्क है नेगेटिव मत बोलो। इन दोनों में से आपके कंट्रोल में क्या है? ना बोलना। ना बोल। हाँ। हम ये अपने लोगों तक समझा ही नहीं पाए। हमने उनसे क्या बोल दिया, डायलॉगबाजी क्या चल रही है, नेगेटिव मत सोचिए। मैंने कहा भाई साहब कोई बटन लगा हुआ है, आप क्या और मैं नेगेटिव सोचना बंद कर दूं? कैसी बात कर रहे हो? फिर तो मुझे ना इस पॉडकास्ट की जरूरत, ना ट्रेनिंग की जरूरत, ना कोच की जरूरत, मुझे जरूरत ही नहीं है किसी की, अगर ये इतना ही आसान होता तो। सही बात। मैं कहता हूँ नहीं, आप थॉट्स को नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक सकते। आप रोक लो शब्दों। मैं कहता हूँ आप शब्द पॉजिटिव कर दो, शब्द बदल दो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कुछ समय बाद आपके थॉट्स बदलने शुरू हो जाएंगे। रीजन देता हूँ उसका। कैसे? मैं आपके घर आया, मैंने बेल बजाई और आपने मुझे देख लिया, दरवाजा लिया। नेक्स्ट डे फिर मैं आपके घर आया, मैंने बेल बजाई, आपने मुझे देख लिया, दरवाजा। तीसरे दिन मैं कराया, बेल बजाई, आपने थोड़ा सा। चौथे दिन मैं आऊंगा क्या, मुझे क्या महसूस होगा? इंसल्टेड। इंसल्टेड। हाँ। जितनी इग्नोर्ड, इंसल्टेड। हम्म। मैं कहता हूँ ये आपका थॉट्स आएंगे नेगेटिव, ये दरवाजा है। उनके लिए दरवाजा मत आने तो अपन में विचार की दुनिया बहुत मतलब, दरवाजा नहीं खोला। दुनिया में सबसे ताकतवर होते हैं थॉट्स। ताकतवर आदमी अपने आप को इंसल्टेड महसूस नहीं करेगा क्या? यार तमीज आदमी है, मैं रोज इसके घर आता हूँ, ये दरवाजा नहीं खोलती, ये दरवाजा नहीं खोलता, ये दरवाजा नहीं खोलता। चौथे दिन कहेगा मैंने आता ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ समय बाद देखिएगा नेगेटिव थॉट कहेगी आदमी तो इज्जत ही नहीं कर रहा है हमारी, और वो आना ही बंद हो जाएंगे। सही बात। एक उदाहरण इसी पॉइंट को मैं नेक्स्ट उस पे आ रहा था जो आपने बात कर दी कुछ समय बाद। आप नोटिस करिएगा कि मैंने टैपिंग की बात की। मैं एक अलग आपको एक स्टोरी देता हूँ कि दुनिया में मैं तो कहता हूँ 92.73% लोग दुखी रहने के मामले में आ तो नहीं पा रहे होंगे किसी की जरूरत। हाँ। अब दुखी क्यों है, वैसे अलग तरीके से बताता हूँ आपको दुखी क्यों है। अच्छा। आप मुझे बताइए, आपके 2 दोस्त हैं, एक दोस्त के घर जब आप जाती हैं तो वो आपका सबसे इंट्रोडक्शन करवाता है, पड़ोस में लेके जाएगा, पूजा में रिश्तेदारों से, अरे आप तो पूजा में वो बात कर, सबसे बातें करता है, आपकी ही बातें करता है, आपसे बातें करता है, आपका सबसे इंट्रोडक्शन करवाता है, पूरे मोहल्ले में घुमाता है, परिचय करवाता है। और दूसरा दोस्त है ना, वो आपकी बात करता, ना आपसे बात करता, ना आपकी तरफ देखता, ना आपसे मतलब। आप किसके घर रुकना पसंद करें? जो बहुत अच्छे से बात करता है, सबसे मिलवाता है। मैं बस सोच के देखिएगा प्रैक्टिक, हम 24 घंटे अपने दुखों को मिलवा रहे हैं सबसे, कि अपनी खुशी। आपके साथ जरा से कुछ हो जाए, मेरे साथ जरा से कुछ हो जाए, पूरा पैर में चोट लग जाए, सर में चोट लग जाए, पूरे समाज को, पूरे मोहल्ले को, पूरे रिश्तेदारों को पता चल जाए ना आज बाबूजी फिसल गए, चोट लगती, उंगली में चक्कू भी लग जाए तो पूरे रिश्तेदारों को चाकू पर लग गया, और हमारे घर में खुशी आ जाए। हमें तो सिखाया, मैंने कहा था ना शुरू में, इसी किसी को पता ना। तो दुखों को लगता है जिससे मिलो, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, दुनिया ऐसी दुनिया वैसी। दुखों को क्या लगता है, यार भैया तो बड़ी इज्जत करते हैं, सबसे मिलवाते हैं, सबसे बात करते हैं, हमारी ही बात करते हैं, और हमारी बारे में सबसे कहते हैं भैया के घर ही रहे। स्टोरी बहुत अच्छी है। खुशी कहती है मैम, अरे ये आदमी तो बात ही नहीं करता ना हमारे मतलब से, ना हमारी तरफ देखता, ना हमसे बातें करता। खुशी कहती है सीधा सा लौट के मैं लिख के दे सकता हूँ, आप अपने परा में रोक दिया गया था ना, आप अपने खुशियों का परिचय करवाइए। आप बताओ लोगों को, यहाँ पर बहुत खुश, आप सब बढ़िया चल रहा है यार, मजा दुनिया में। आप किसी से बोलो हंसो, या किसी से बोलो खुश रहो, पहला सवाल बता क्यों? लेपलट क्या बोल, तुम दुखी क्यों, इसके लिए कभी पूछा तुमने मुझसे? सही बात है। मतलब दुखी तो आप बिना वजह के रह सकते हो, हाँ। मुंह फुला के तो बिना वजह के रह सकते हो, नाराज तो बिना वजह के रहोगे, तुम्हें हंसने के लिए कारण चाहिए, वो भी टैपिंग है। मतलब अब हमें खुश रहने पर क्वेश्चन होता है, हाँ। यार खुश क्यों हो? सही क्योंकि बात। हमने दुखी रहना पैशन, दुखी रहना बहुत मजा, तंग रहना बहुत। अब खुश होने पर डाउट होते हैं मैम लोग, हंसने पर डाउट होते हैं, ऐसा क्या हो गया यार हंस रहा है, मतलब ऐसा क्या हो गया हंसने के लिए, खुश नहीं, जो हमारा बेसिक काम था। तो फिर एक सवाल आया है मेरे जहन में कि ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ पर इस तरह की बातें की जाती है, तो अपने आप को किस तरह से रखा जाए? मैंने कहा था बदलाव शब्द पे हमने एक बात, तो मैंने बदलाव शब्द को एक नाम दिया, मैंने थोड़ा बहुत शब्दों पे जो दिया, मैं बदलाव शब्द नहीं बोलता, मैं इसको बोलता हूँ बदलाव। लाभ, अगर आपको जीवन में लाभ तक पहुंचना है तो पद से तो उलझना पड़ेगा। पद मतलब चैलेंजिंग,
मतलब मुश्किल पद, मतलब बुरा। आप पुरानी फिल्मों में दिखाते थे खजाना होता था गुफा में, तो गेट पर रखा रहता था खजाना अंदर अंदर, तो फिर उसी गुफा के गेट पे क्या होता था, सांप लटक रहे सांप, होते थे, बिच्छू लटक रहे होते थे, अंदर जाओगे अजगर है, फिर अंदर जाओगे तो राक्षस है। मैं कहता हूँ भाई, अगर तुम इन मुश्किल और चुनौतियों नाम के अजगर, राक्षस और सांप से गुजर सकते हो तो लाभ के बारे में सोचो, वरना तो जैसी चल रही है जिंदगी चलने दो। फिर आप बदलाव की मेरी ये समझ में नहीं आता, फिर आप बदलाव की बात क्यों कर रहे हो? फिर तो जैसा जीवन है वैसा चलने दो ना। दो उदाहरण देता हूँ मेरा पॉइंट, हम सबको मालूम है सॉल्यूशन क्या है, मैं चुनौती के साथ कह सकता हूँ। मैं एक व्यक्ति इस धरती पे ऐसा नहीं किसको ये नहीं मालूम कि सॉल्व सकता है। मुझसे जब कोई आकर पूछता है कि अगर भाई प्रॉब्लम है, इसका कोई सॉल्यूशन बताओ, कोई हल बताना, तो मैं पलट के पूछता हूँ कि सच में हल चाहिए क्या? वो बोलता है ये मतलब, नहीं यार मैंने तुम्हें हल दे दिया तो वो चलाना भी पड़ जाएगा ना। हल समझते, खेत में चलाया जाता है। अच्छा, हाँ। किसी एक पॉडकास्ट में कोई ऐसे बता दे कि तुम रात को सोओ और सुबह जाओ, तुम रात को सोओ और सुबह तुम बदलते हो। एक्चुअली हम सबके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि कोई ऐसा कर लूंगा तो ये हो जाएगा, ऐसा कर। इवन मैं तो न्यूट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी वालों को जी, बिल्कुल। लेकिन जो वास्तव में जेन्युइन लोग हैं ना, हाँ। वो बार बार ये बोलते हैं कि ये केवल एक टूल है, हम हेल्प करने के लिए टूल दे रहे हैं, काम आपको तब भी करना पड़ेगा। लेकिन हम सबके हम वो अपने काम की बात सुनते हैं, वो वाले सुन ही नहीं रहे। मैंने जितने भी अच्छे अच्छे जितने भी न्यूमरोलॉजी पे बात कर रहे हैं, जितने भी लोग अच्छे एस्ट्रो जो ओरिजिनली बात जेन्युइन है, वो ये कहते हैं भाई ये एक टूल है, इसके बाद काम करोगे तो ये हेल्प करेगी, वरना ये हेल्प नहीं करने वाली। राइट। पर चलिए मैं उदाहरण कंप्लीट कर, तो मैं बाहर निकले, एक लड़का कुछ ढूंढ रहा था, अंधेरे का टाइम था, रात के इंसान चले थे। मैंने क्या हुआ, वो कुछ ढूंढ रहा था, तो मैं भी बोला सर मेरी अंगूठी कितनी, अंगूठी को बोला सर आप थोड़ा था, तो मैं भी थोड़ा बहुत ढूंढवाने लगा कि 15 मिनट हो गए और नहीं मिली। तो मैंने इससे पूछा यार कुछ आइडिया है कहाँ गिरी, बहुत बारीकी क्या पले में, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है, पर मुझे उम्मीद है हमारे लोग समझ जाएंगे। तो मैंने कहा कुछ आइडिया है यार कहाँ गिरी थी? वो मेरा हाथ पकड़ के ले गया मैम 100 मीटर, बोला सर यहाँ गिरी थी। मैंने कहा फिर बेवकूफ हो, फिर वहां क्यों ढूंढ रहे हो? जवाब सुनिए, बोला सर यहाँ उजाला है ना, वहां अंधेरा है ना, जहां वो ढूंढ रहा है वहां उजाला है। मालूम है कि अंगूठी अंधेरे में ही मिलनी है, पर क्योंकि अंधेरे में ढूंढना मुश्किल है, है, इसलिए आ जाएगा। तो उसने आसान जगह ढूंढ ली जहां उसके मन को ये भी समझा सके कि नहीं मैंने तो बहुत ढूंढी थी, और उसे एक्चुअल में मालूम है कि अंगूठी है नहीं। उन सबको मालूम है आसान जगहों पर कामयाबी है नहीं, आसान जगहों पे खुशियां है नहीं, आसान जगहों पे तरक्की है नहीं, और हम आसान जगहों पे ढूंढ रहे हैं। कोई आपके पास एक प्रोसेस का एक ऐसा फॉर्मूला है स्टेप बाय स्टेप, लाइक जो हम अपने ऑडियंस को दे सके? मैं दो फॉर्म हूँ, एक तो मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ कि बदलाव कैसे आ सकता हाँ, है। स्वीकार कर लीजिए मेहनत करें, ठीक है। स्वीकार कर लीजिए। ट्रिपल ए बोलता हूँ वैसे तो इसमें, अगर आप मुझसे इस पे अच्छा। टूल पूछना चाहें तो इसको नाम दिया मैंने ट्रिपल ट्रिपल ए। ए, फॉर एक्सेप्टेंस, हाँ, ए फॉर एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट। और लास्ट ए का मतलब एक्शन। हाँ, आप पहले एक्सेप्ट कर लीजिए हाँ ये प्रॉब्लम, है। मैंने इसमें एक टूल अलग टूल देता हूँ। तो मैंने इसको टूल दिया मैं IRS, अच्छा। इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स होते हैं, तो मैंने उसी से उठाया IRS। पहले अपनी समस्या के बारे में पता करूं कि सच में वास्तविक है भी या काल्पनिक, कैसे पता करें? तो आई मतलब इमेजिनरी समस्या, एक काल्पनिक, कैसे पता करें? जिस प्रॉब्लम को बताते समय, एक्सप्लेन करते समय सोचती हूँ, सोचता हूँ, या लगता है या लगती हूँ शब्द का प्रयोग करना पड़े, समझ जाइए वो काल्पनिक है। मुझे लगता है दुनिया मुझसे चिढ़ती, तुम्हें लग रहा है ना, मतलब काल्पनिक। मेरे बारे में वो सोचते होंगे ऐसा। हाँ, मैं सोचती हूँ कि वो मुझसे चिढ़ता है, मतलब इसका मतलब सोच ही रहे हो आप। मुझे लगता है वो फोन नहीं उठा रहा, मुझे लगता है उसका एक्सीडेंट हो गया होगा, इसका मतलब तुम्हें लग रहा है, वरना तो आप क्या बोलते, अरे मैम उसका एक्सीडेंट हो गया। आप लगता है शब्द का प्रयोग तो नहीं करते। ये इमेजिनरी हो क्या? हाँ, फिर देखो समस्या, एक सिचुएशन ले लो, मैं अभी उसे समस्या शब्द कह ही नहीं रहा, वो सिचुएशन है। फिर देखो R मतलब रियलिटी। हम्म। एक बच्चा मेरे पास आया है, बोला सर मेरी प्रॉब्लम, बेटा, बोले सर मेरे पापा जी, मुझे इस बात का दुख बहुत बहुत अफसोस है। और मैंने कहा बेटा ये प्रॉब्लम तो रियलिटी है, ये तो वास्तविकता है, हकीकत है। एक बच्ची मेरे पास आई कि सर मैं पुलिस में जाना चाहती हूँ पर मेरी प्रॉब्लम है, क्या? बोले जी मेरी हाइट कम है। मैंने कहा बेटिया ये तो रियलिटी है, ये प्रॉब्लम कहाँ है, ये समस्या कहाँ हुई? ये तो हकीकत है। हाँ, ये तो रियलिटी है।
राइट। और तीसरा एस आई RS। एस मतलब एक्चुअल समस्या, समस्या। और कैसे पता चली समस्या? मैं समस्या की सबसे बड़ी ब्यूटी बताता हूँ आपको। अगर मैं आपको एक ताला या लॉक जैसा कोई यंत्र दे दूं, कोई भी ऐसा लॉक जैसा ताला की शेप का, बिल्कुल ताले की शेप का कोई यंत्र दे दूं, कोई टूल दे दूं, कोई चीज दे दूं बिल्कुल ताले जैसी शेप की, और उसमें चाबी लगाने की जगह ना हो, तो आप इसे ताला बोलेंगे क्या? बिल्कुल शेप ताले जैसी है, पर चाबी की जगह नहीं दे रखी, तो क्या आप उसे ताला शब्द कहेंगे कि ये ताला है? ताला कहाँ ही किसको जाएगा जिसमें चाबी की। हाँ, चाबी। तो मैम समस्या केवल उस सिचुएशन को कहलाने का हक है जिसमें सॉल्यूशन नाम की ताली लग सकती है और चाबी लग सकती है। अच्छा। अगर उसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, तो फिर वो समस्या भी नहीं है, या तो वो रियलिटी है और या फिर वो इमेजिनेशन है। और अगर वो एक्चुअल में समस्या है और उसमें चाबी लगाने की जगह है सॉल्यूशन की, तो टेंशन किस बात की? लगा लो। अबे तो लग जाएगी। और अगर उसमें जगह ही नहीं है तो टेंशन किस बात की? होना तो कुछ है ही नहीं। अब इसका सॉल्यूशन दिया मैंने, ये हुई। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। छोटे अधिकारी की समस्या कौन हल कर सकता है? बड़ा अधिकारी। तो मैंने इधर दिया IAS। सॉल्यूशन का टूल क्या है मैम? IAS। आई के सामने क्या है? आई। अगर पता चल जाए समस्या इमेजिनरी है, क्या करो? इग्नोर इट। ये तो है ही काल्पनिक, इसका आप कर क्या लोगे? आर रियलिटी। क्या करें? मैंने कहा इधर IA एक्सेप्ट इट। स्वीकार कर लो भाई, हाँ हाइट कम है, स्वीकार कर लो, पुलिस में नहीं जा पाऊंगा मैं, हाइट कम है, स्वीकार कर लो, पापा जी नहीं है, सपोर्ट नहीं मिलने वाला। पर मैं कहता हूँ पुलिस में ही तो हाइट की जरूरत है, सेल्स में तो हाइट की जरूरत नहीं है, एंटरप्रेन्योर बनने में तो हाइट की जरूरत नहीं है, डॉक्टर बनने में तो हाइट की जरूरत नहीं है, इंजीनियर बनने में तो हाइट की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट इट। और लास्ट में एस मतलब समस्या, इसके सामने भी ऐसे सॉल्व इट। समस्या ही खत्म हो गई। और हम लोग काल्पनिक जो समस्या है ना, मैं एक्चुअली एक तो हमारे दिमाग में ये फितूर बन दिया है। एक अलग उदाहरण देता हूँ, ये टोल कंप्लीट हो गया, पर एक उदाहरण देता हूँ। हम लोगों के दिमाग में, मैंने शुरू में कहा था ट्रैपिंग। एक्चुअली पिछले 25-30 सालों में मोटिवेशन के नाम पे लाइफ एक टर्म आता है सेल्फ लव। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस टर्म। मैं भी। और आपको भी नोटिस करना है, सेल्फ लव समझाते समय ये जरूर बताया जाएगा कि दुनिया क्या करती है। जब जब सेल्फ लव की बात करनी पड़ेगी तो हम दूसरों को बेकार बताएंगे कि दुनिया नहीं चाहती कि तुम तो अपना ख्याल रखो, तुम तो खुद से प्यार करो, तुम तो खुद के लिए जियो। अब खुद के लिए जियो का मतलब ये थोड़ी होता है कि दुनिया से नफरत करने लगो। मैं जो आपसे शुरुआत में कह रहा था कि मोटिवेशन के नाम पे पिछले 25-30 सालों में मैं मोटिवेशन के नाम पे सिर्फ एक दिमाग में बैठा गया लोगों के कि दुनिया तुम्हारी हार का इंतजार कर रही, दुनिया इंतजार में है कब तुम गिरो और कब वो तुम्हारा मजाक उड़ाए, दुनिया ये चाहती है कि तुम कभी। मैंने कहा भाई साहब कैसी बात कर, इस धरती पे व्यक्ति नहीं बता पाओगे मैम, एक व्यक्ति। कंक्लूड मैं इस टॉपिक से करूंगा जहां मैंने शुरू में दिया था, एक व्यक्ति ढूंढ के कोई अगर ला के दे दे, मैं कहता हूं आप मुझे मनुष्य या ईश्वर जिन्होंने ये सृष्टि रची, मैं कहता हूँ ईश्वर की सोच नहीं समझ पाए। आप मुझे ईश्वर यानी भगवान या मनुष्य की बनाई हुई कोई एक चीज या कोई एक व्यक्ति ऐसा ढूंढ के बताइए जो इंडिपेंडेंट है, जिसे दूसरे की जरूरत ही नहीं है। एक चीज में आदमी को जिंदा रहने के, आदमी को डिपेंड है किस पे? फलों पे। आए किस पे डिपेंड है? फसलों पे। आदमी डिपेंड है जानवर। हमने मोबाइल बना लिया, वो सिम के बिना नहीं चलता। हाँ। सिम नेटवर्क के बिना नहीं चलती, नेटवर्क टावर के बिना नहीं चलता। आप धरती पे कोई एक चीज तो मुझे ढूंढ के, हमने गैस सिलेंडर बनाया, वो गैस के बिना नहीं चलता, चूल्हा गैस के बिना नहीं जलता, गैस बिना चूल्हे के किसी काम की नहीं। आप अगर गौर करें, आदमी औरत के बिना किसी काम का नहीं, और आदमी के बिना किसी, हम ये समझ, मैं ये कहता हूँ इंडिपेंडेंट होने के नाम पर हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया गया। नहीं। तो मैं एक टर्म देना चाह रहा हूँ, इंडिपेंडेंट नहीं, इंटरडिपेंडेंट बनिए। हाँ। परस्पर निर्भर। यस। एक्चुअली हम एक दूसरे पर ही निर्भर है। ऐसा धरती पे कोई चीज नहीं दिखा पाएंगे आप। इंग अभी हम शूट कर रहे हैं, कैमरे चल रहे हैं, कैमरे में बैटरी है, बैटरी ना हो तो कैमरा ना चले। उस बैटरी को चार्ज होने, अच्छा कैमरे को चलने के लिए क्या चाहिए? बैटरी। बैटरी को चलने की क्या चाहिए? वो चार्जर को चलने के लिए। पॉडकास्ट को पूरा होने के लिए एक होस्ट और स्पीकर चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और दिमाग में क्या कुछ आती है? डायलॉग बाजी चल गई है। और जीना है तो अपने दम पे जियो, दो के कंधे पे तो जना नहीं जाते। साफ बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हम टीम की वैल्यू खत्म कर रहे हैं ऐसा बोल के। पहली बात, मैं कई बार लोगों से बोलता हूँ भगवान राम
क्या सीखते हैं भगवानों से, मैं तो यही समझ में नहीं आता। हम्म, भगवान राम जी को रावण वध कर, आप मुझे सोच के बताना, भगवान राम को कहाँ इस पूरे काम में, इस काम में कहाँ अंगद की जरूरत है, बताओ। भगवान राम जो और साक्षात आप में भगवान सब है, कुछ कर जो सकते हैं। स्वयं में भगवान है, उन्हें क्या तो लक्ष्मण जी की जरूरत है, क्या उन्हें अंगद की जरूरत है, क्या सुग्रीव की जरूरत है, क्या उन्हें हनुमान जी की जरूरत है, क्या उन्हें नल की जरूरत है, क्या विभीषण की जरूरत है, क्या। वो हमें ये समझा रहे थे भाई मैं भगवान होने के बावजूद टीम में यकीन करता हूँ, लोगों को साथ जोड़ के रखने में यकीन करता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि मैं इंटरडिपेंडेंट हूँ, पर नहीं, हाँ मैं बना दिया गया है कि हम इंडिपेंडेंट हैं। क्या आत्मनिर्भर होने से मतलब, और आत्ममुक्त में हम अंतर ही नहीं समझ पाते। हाँ, महाभारत में मैन कृष्ण भगवान जी पांडवों से ये भी तो कह सकते थे तुम घर बैठो, मैं अभी चला के अभी मार देता हूँ उनको। उन्होंने कहा ना भाई, फला राजा से संधि करो, ढिकने राजा से संधि करो, साथ में मिलकर रहो, टीम बिल्ड करो। उन्होंने बताया कि हम इंटरडिपेंडेंट लोग हैं, हम इंडिपेंडेंट लोग हैं ही नहीं। बिल्कुल हम लोग एक दूसरे, और वहीं से टीम की भावना आती है। मैं तो अक्सर एक उदाहरण दिया करता हूँ कि अकेले अकेले हम ईंट की तरह हैं, और अकेली ईंट में या तो किसी का सर फोड़ सकती है या किसी को ठोकर मार सकती है, इससे ज्यादा अकेली ईंट की औकात नहीं है। लेकिन वही ईंट जब अपने जैसी हजारों लाखों ईंटों के साथ जुट जाती है, तो मंदिर बनती है, मस्जिद बनती है, गुरुद्वारा बनती है, हॉस्पिटल बनती है, स्कूल बनती है, और लोग उसके सामने शीश नवाकर सर झुका कर जाते हैं। तो मैं कहता हूँ या तो अकेले अकेले ईंट बने रहो, दूसरों का सर फोड़ते रहो। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, और बहुत सच में जो हम व्यवहारिक जीवन में बहुत सारी चीजों से जूझते हैं, जिन चीजों की चुनौतियां लेते हैं, वो सब कुछ आपने बताया कि ट्रैपिंग क्या होती है, और जो हमारी लाइफ की ट्रैपिंग है उनसे कैसे निकला जा सके, उनसे कैसे बचा जा सके। और एक बहुत अच्छी बात आपके इसमें मुझे लगी, जो मुझे इंटरडिपेंडेंट वाली बात की, एक परस्पर मतलब पारिवारिक एक माहौल जो हमारा रिचुअल था शुरुआत से, वो बरकरार रखना बहुत जरूरी है। शायद वो आपने जो स्त्री की बात शुरुआत में की थी, वही एक वुमेन का जो मोटिव है लाइफ को लेके चलने का, सबके साथ, सबका साथ जरूरी होता है ना, वही वही सब कुछ देता है हमारी लाइफ में, और वही एक बदलाव का एक रीजन भी बन सकता है, और वही बदलाव ला भी सकता है। तो हम आज का जो पॉडकास्ट खत्म करते हैं, तो डॉक्टर कौरबेचैल साहब का एक शेर है ना, हाँ जी, उससे बिल्कुल। खत्म कर लेते हैं। ठीक है। वो इंटरडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाली बात, हाँ। डॉक्टर कौरबेचैल साहब कहते हैं कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात। अगर हम सब समझ जाए इस बात कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, हम्म। पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। क्या बात। हम अकेले एक पांव है, हाँ। और अकेला पांव कितना भी बड़ा हो, अगर मैं एक व्यक्ति को एक हाथी का पांव लगा दूं और दूसरे व्यक्ति के दो पैर हो, बड़ा पैर इसका है हाथी के पांव वाले, लेकिन फिर भी पैर। हमें ये समझना पड़ेगा कि अकेले अकेले हमें एक पांव है, चाहे वो हाथी का ही, बिल्कुल पैर तो दो ही चाहिए। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात कर। आपको जवाब ये अवसर देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।